बस लो। पूरे 15,000 देने हैं। और कितने पैसे देने होंगे इन डकैतों को? अस्पताल में लूटने का धंधा खोल रखा है। बेटी एडमिट है, इलाज चल रहा है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ये ससुराल वाले भी ना बेटियों को मायके में इसलिए छोड़ जाते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी का सारा खर्चा माँ बाप उठाए। हाँ? 15 दिन हो गए हमारी श्रेया को एडमिट किए हुए, पैसा भी डिपॉजिट किया जा चुका है, फिर आप लोगों से डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? मामूली सा पाँव ही तो फिसला था ना, लूट मचा रखी आप लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। तो कैसा है? आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसी क्या लाइलाज बीमारी हो गई हमारी श्रेया को? देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ जी आप परेशान मत होइए ना, श्रेया का इलाज यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और डॉक्टर साहब तो हमें अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। आप परेशान ना हो, काफ़ी पुरानी जान पहचान है इनसे। और हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता ना करें, हॉस्पिटल का जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा। बीमारी, इलाज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमारा इनसे वास्ता पड़ता ही रहता है। श्रेया अपने गर्भ के 8वें महीने में थी और एक छोटे से हादसे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन साधारण सा दिखने वाला यह मेडिकल केस इतना भी सिंपल और सरल नहीं है। जहां एक तरफ श्रेया से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूली जाने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसके साथ होने वाली गलत घटनाओं से सभी नावाकिफ हैं या शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इलाज के नाम पर श्रेया के साथ जो भी हो रहा है वो रूह को थर्रा देने वाला है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है तुमको? और वैसे भी अब तुम अकेली थोड़ी ना हो, यह है ना तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं, वॉशरूम जाना है। अच्छा
बच्चों क्या हो रहा है सर? हाथ की सफाई नहीं, कॉरिडोर की सफाई करो। ये डॉक्टर, मेरे को मालूम है मेरा काम, मेरे को मत सिखाओ। काम मालूम है तो काम करो, टाइम मत वेस्ट करो। तुमको कितना 3 साल हुए ना इस हॉस्पिटल में, मेरे को 12 साल हुए, समझा ना? मेरे को मत सिखाओ। क्या? काय नाही, मला शिकवतोय। ये मेडिसिन ले आइए, अभी देनी है। श्रेया वॉशरूम में है सर। कोई बात नहीं, सिस्टर आ रही हैं, आप मेडिसिन ले आइए। निखिल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आइए। प्लीज। ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ खाली। कहा ना, डोंट टच मी। मैं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज। अरे माँ, अरे कीर्ति, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तो आ गई, अपनी क्वीन विक्टोरिया कहाँ है? नर्स अंदर चेंज करा रही है। माँ एक बात बता, ये डॉक्टर ने यहाँ किराए पे रूम देना शुरू किया है क्या? अरे 3 हफ्ते हो गए अपनी श्रेया को यहाँ, पाँव में मोच ही तो आई थी और ड्यू डेट तो माँ अभी आगे है ना। श्रेया, बच्चा क्या हुआ है तुझे? 3 हफ्ते से यहाँ। माँ, बच्चे तो हमने भी जने हैं ना, ऐसे 4 हफ्ते पहले से थोड़ी कोई एडमिट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप श्रेया की बड़ी बहन कीर्ति। डॉक्टर, इतने दिन से क्यों एडमिट करके रखा है इसे, बताएंगे आप? यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। नींद आई रात को? डॉक्टर सिंह, वुड यू प्लीज से समथिंग? हुआ क्या है श्रेया को और कितने दिन और रखना है यहाँ पर? अगर ये अपना ख्याल नहीं रख पाती तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। मतलब रीजन क्या है इसे यहाँ रखने का? कॉम्प्लिकेशंस। 34th वीक है। 8वें महीने में इस तरह से गिरने से क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी बच्चे डिलीवर किए हैं ना। नाउ वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे इन्हें चेक करना है। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप मेरे केबिन में आके पूछ सकते हैं, प्लीज। चलो माँ। नर्स, ग्लोव्स। डॉक्टर, हितेन, वो 216 नंबर के पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई होगी, जाके जरा चेक करो। ठीक है सर। सॉरी डॉक्टर, मैं हितेन के प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। बेटा कीर्ति देखो, डॉक्टर सिंह हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। 15-20 सालों से हम उन्हें जानते हैं। पर अंकल, फिर भी कोई इतना बेटा तुम खामखा टेंशन ले रही हो। वो एक खानदानी डॉक्टर है, बहुत ही ज़हीन आदमी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हल्की सी इन्फेक्शन है, मैं दवाई दे देता हूँ। रिलैक्स। देखिए, टेस्ट रिपोर्ट तो आ गई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है, हार्ट बीट फ्लिकर हो रही है उसकी। तो आज रात तक वेट करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है। वैसे हमने आईवी से ऑक्सीटोसिन शुरू किया है, जिससे लेबर पेन होने में मदद होगी। लेकिन कल तक अगर पेन नहीं हुआ तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल मिलते हैं।
मॉर्निंग यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? फाइन। डॉक्टर, मेरा हाथ बहुत सुन सुन सा लग रहा है। अच्छा सिस्टर, हैमर। कुछ फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। फील हो रहा है? नहीं डॉक्टर, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सिस्टर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। डॉक्टर साहब। यस डॉक्टर। Congratulations, it's a boy. But कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ गई है। क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चे के लंग्स काफी वीक है, तो हमने उसे NICU में शिफ्ट कर दिया। हाँ, और श्रेया को भी हमने ICU में शिफ्ट कर दिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। See you. एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। ICU में पेशेंट से मिलने का टाइम सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 बजे का है। आप लोग प्लीज रिसेप्शन में बैठिएगा, प्लीज। निखिल, कीर्ति दीदी, निखिल, कीर्ति दीदी। हाय निखिल। हेलो सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है सर। श्रेया के कमरे में कल कोई घुस गया था और कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ICU में? हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। इज श्योर? यस सर। लगा होगा, मेडिसिन की वजह से ऐसे डिल्यूशंस होते हैं काफी टाइम। पर ऐसा डिल्यूजन हो कैसे सकता है डॉक्टर? अब कहना क्या चाहती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जरूर डॉक्टर हितेन होगा। What? जी हाँ, श्रेया को उसका आसपास में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उसी पे डाउट है। डॉक्टर हितेन इस हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, जब श्रेया खुद से कह रही है। अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर हितेन को इस केस से हटा देता हूँ। प्लीज सर। ओके, आई विल डू इट राइट अवे, डोंट वरी। बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप मुझे घर ले चलिए। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ माँ। दवाइयों की वजह से थोड़ी बहुत घबराहट होती है। याद है ना तुझे, जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो कितना घबराती थी मैं। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे और जल्दी से जल्दी ठीक होने की सोच। मुन्ना को तेरी जरूरत है ना। डॉक्टर सिंह, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिंह, एक मिनट। एक बात थी, आई होप यू डोंट माइंड, पर मैं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सेकंड ओपिनियन? जी, किसी दूसरे डॉक्टर का। आपको मेरी काबिलियत पर शक है या मेरे स्टाफ पर? नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अपने दिल की तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना मेरे लिए जरूरी है। तो मुझे श्रेया की फाइल्स चाहिए। आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। निखिल, अगर तुम्हें भी यही लगता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड पर साइन कर दो और अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, चाहे वो कल हो या परसों। सेकंड ओपिनियन लेना, बट डोंट एवर कम टू मी। आखिरकार इलाज के नाम पर क्या हो रहा था श्रेया के साथ? अचानक उसे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ने कैसे घेर लिया?
और कैसे उसका स्वस्थ बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। क्या यह मेडिकल नेग्लिजेंस थी या फिर कुछ और? श्रेया किससे डर रही थी और कौन था वो शख्स जो रात के अंधेरे में श्रेया के कमरे में घुसकर उसके जिस्म के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रहा था? जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसे वो महसूस तो कर रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने मना किया था तुम्हें श्रेया के फंसाने के लिए। पता है सर, लेकिन वो नर्स अनवेल थी और पेशेंट को इंजेक्शन देना। ऑफ दिस केस। तुम इस केस पर नहीं हो अभी। बात समझ में नहीं आती? आखिर क्या चाहते क्या हो तुम? पेशेंट की फैमिली हम पे केस करे, ये हॉस्पिटल बंद हो जाए? आखिर क्या दुश्मनी क्या तुम्हारे मेरे साथ? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं तो सिर्फ केयर से आ गया था इंजेक्शन। प्लीज गेट आउट। और आइंदा श्रेया के आसपास भटकना भी मत। निखिल, क्या हुआ? बोलो तो। माँ, आप तो बताओ क्या हुआ? माँ, कुछ बोले। श्रेया, श्रेया क्या हुआ बच्चा? दीदी, मुन्ना। मुन्ना? मुन्ना को क्या हुआ है? बोल। ना नहीं रहा। कीर्ति जी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपकी बहन के साथ गलत हो रहा है और उसके बच्चे को मार दिया गया है? मेरी बहन 8वें महीने में एक छोटी सी चोट के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है और फिर घर वापस ही नहीं आती। वो वहीं रह जाती है और उसका बच्चा वहाँ पैदा तो होता है पर इंक्यूबेटर पे ही मर जाता है। सर, क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? सर, मैं तो पहले से इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, पर श्रेया के इन-लॉज ने मुझे इंसिस्ट किया कि उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बहन के साथ सही में कुछ गलत हो रहा है। सर, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट्स मांगी, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और फिर ऊपर से मुझे धमकाया भी कि इंडेमनिटी साइन करूं और अपनी बहन को वहां से ले जाऊं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कीर्ति जरा सी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। मैं उसकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, मुझे सहानुभूति है उससे। डॉक्टर साहब, बच्चे की मौत कैसे हुई? सांस बंद होने से। और सांस बंद होने की वजह? देखिए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में श्रेया गिर गई थी, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई थी। बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर हो रही थी, बच्चा पलट गया था। हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। देखिए, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बच्चे के केस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हमें हैंड ओवर कर दीजिए। जी जरूर, अभी करवाता हूँ। हेलो, हाँ नेहा, वो श्रेया की फाइल इंस्पेक्टर साहब को दे देना। थैंक यू। रिपोर्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्पेक्टर। बच्चा ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत भी हुई। डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम करेक्ट है। डॉक्टर, आप एक बार फीटस रिपोर्ट भी तो चेक कीजिए। 8 महीने तक तो सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर क्या हुआ? बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी। पता नहीं सर, पर मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 8 महीने तक सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, तो बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। अचानक उसकी लंग्स में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? और नॉर्मली 8 महीने में बच्चे पैदा भी हो जाते हैं और लंबी जिंदगी भी जीते हैं। सर, मुझे लगता है कि मुन्ने के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। देखिए कीर्ति जी, जो आप कह रही हैं वो सही भी हो सकता है। हम भी यही चाहेंगे, अगर जुर्म हुआ है तो उसका खुलासा होना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बच्चे का पोस्टमार्टम हो। उसके लिए हमें बच्चे के पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत है। हम तभी कुछ कर पाएंगे। क्या हो रहा है ये?
मुन्ना के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को आपकी परमिशन चाहिए, साइन कर दीजिए। चला गया ना, क्यों उसकी दुर्गति कर रहे हैं आप लोग? अपने मन की तसल्ली के लिए कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था और ना ही मेरी बहन के साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन मैंने साइन कर दिया, आप भी साइन कर दीजिए। सच सामने आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी। मुन्ना की मौत मेरी लापरवाही की वजह से हुई है या फिर कोई और कारण है? ठीक है। सर, श्रेया के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई थी। उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था। ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे सर। उसके मोटर फंक्शंस भी ठीक से डेवलप नहीं हुए थे, जिसकी वजह उसकी माँ को दी गई एनेस्थीसिया या पैथोडिन और मॉर्फिन जैसे ड्रग्स हैं। पर सर ये सब तो प्रेगनेंसी में देना मना है। बिल्कुल। फिर श्रेया को ये दवाइयाँ किसने दी होंगी? तुम हॉस्पिटल से उसके मेडिकल की फाइल की कॉपी लाए थे? हाँ सर। लेके आओ। सर एनेस्थीसिया तो कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं किया गया है, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, कुछ पेन किलर्स जरूर दिए गए हैं। ऑक्सीजन रेगुलर था सर, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर कर रही थी। पर बच्चे को एनेस्थीसिया कौन दे सकता है? आम आदमी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। ये जरूर नर्सिंग होम के किसी आदमी का काम है। पर सर ये कौन हो सकता है जिसने घिनौना काम किया? इसी का तो पता लगाना है। सर, डॉक्टर हितेन ऐसा कर सकता है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो इसीलिए सर कि सर, हितेन का टच सही नहीं था। एक दो बार इंजेक्शन लगाने के बहाने इधर उधर छूता था और बेहोशी की हालत में मैंने फील किया कि मेरे कमरे में जैसे कोई आया है। तो आपने इस बात की कंप्लेंट नहीं की? सर, जैसे ही मुझे श्रेया ने बताया, मैंने डॉक्टर से कंप्लेंट की थी, पर डॉक्टर ने मुझे कहा कि पेशेंट को दवाइयों की हालत में ऐसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। पर सर, मुझे हितेन पे पूरा डाउट है कि उसी ने कुछ किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पता नहीं, श्रेया को मेरी शक्ल पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सुना है तू उसे इंजेक्शन लगाने के बहाने 4 जगह टच करता था। सर, क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? ये तो तू ही बताएगा कि क्या मिला तुझे। वो झूठा इल्जाम लगा रही है। तो सच क्या है वो बता दे। सर ने मुझे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया था पेन के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही लगाना होता है। तो वो स्पॉट लोकेट करने के लिए मैंने 2 बार टच किया, बस भड़क गई। जो कि नॉर्मल प्रोसेस है सर, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। चलो मान लिया कि तू हरीशचंद्र की औलाद है। अब एक सच और बता दे, उसे केटामाइन का एनेस्थीसिया और सेडेटिव्स कितनी बार दिया? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये ड्रग्स प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती हैं। तो फिर क्यों दी? सर, मैंने नहीं दिया है। एंड यू हैव नो राइट टू टॉक टू अ डॉक्टर लाइक दिस। मेरे पास मेडिकल एसोसिएशन और कोर्ट दोनों का ऑर्डर है तुझसे पूछताछ करने का, क्योंकि श्रेया के बेबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी बॉडी में एनेस्थेटिक और सेडेटिव मेडिसिन का ओवरडोज मिला है। व्हाट? कहीं अज्जू ने तो नहीं किया सर? कौन अज्जू? सर, अज्जू हमारा वार्ड बॉय। वो अक्सर फीमेल पेशेंट्स के आसपास मंडराता रहता था, उनकी फोटोज निकालता रहता था। अक्सर मैंने उसको श्रेया के रूम से भी बाहर निकलते देखा रात में। क्या हो रहा है? क्या मरीजों का सेवक होकर उनका फायदा उठाता है, बेचारी बीमार लेडीज का वीडियो बनाता है। और क्या क्या कांड किए तूने इन लेडीज के साथ? मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो सिर्फ रात के लिए वीडियो बनाता था। माँ बहनों का वीडियो बनाने का बड़ा शौक है ना तुझे? मैं बनाता हूँ तेरा। इंजेक्शन देना आता है? अब तक कितनी लेडीज को एनेस्थीसिया दिया तूने? नहीं साहब, मैंने अभी तक किसको नहीं दिया, और सब मैं क्यों दूंगा? उन्हें बेहोश करके उनके साथ मनमानी करने के लिए, उनका वीडियो बनाने के लिए। तेरा चप्पल साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ बेहोश लेडीज लोगों का वीडियो बनाता था
और साहब मैंने कभी गलत दवाई नहीं दिया साहब। श्रेया को एनेस्थीसिया किसने दिया? मुझे नहीं मालूम साहब, ये दवाइयाँ बाहर नहीं होती है ना। फिर कहाँ और किसके पास होती है? साहब वो डॉक्टर हितेन और बड़े साहब है ना, उनके पास। पता नहीं सर, श्रेया के केस में एक अजीब सी बात हुई। 34th वीक में गिरने के बाद जब उसे एडमिट किया गया तो इतने लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उसे 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के छोड़ सकते थे। तो छोड़ा क्यों नहीं? सर ने बोला था 2 वीक से एक्सटेंड कर दो। झूठ बोलता है तू। एक्सटेंशन तूने ही किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था, लेकिन सर के बोलने पर किया था। क्यों? सर मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वैसा करते रहो। हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बाकी पेशेंट के साथ भी डॉक्टर सिंह ऐसे ही करते थे? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत हो गया, लेके जाओ इन्हें। तुम ठीक हो? श्रेया की खूबसूरती को देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। एक डॉक्टर होके अपने पेशेंट के साथ ये सब करते हुए? इंस्पेक्टर, डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है ना। मेरे बीवी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन किसी के मरने से इच्छाएं तो नहीं मरती ना। मतलब श्रेया जैसी जवान लड़की मेरे सामने थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे इलाज के बहाने हॉस्पिटल में ही रोक लिया। उसकी फैमिली वालों को बताया, बच्चे के हार्ट बीट फ्लिकर हो रहे हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीजन दिया जाता है। मैं ऑक्सीजन के साथ बेहोशी की दवाई मिलाता था। और जब श्रेया अनकॉन्शियस हो जाती थी तो मैं उसे फील करता था। श्रेया तेरी हैवानियत का शिकार बनी रही थी, फिर उस मासूम बच्चे की जान क्यों ली? श्रेया को हॉस्पिटल में रोकने के लिए मैंने उसके बच्चे का सहारा लिया। मैंने उस बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए, लेकिन एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ऊपर से श्रेया की बहन दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी। वो ये राज खुल न जाए, इसलिए मैंने बच्चे की जान ले ली। डॉक्टर के नाम पे ही विश्वास होता है, लेकिन तुम विश्वासघाती हो, रेपिस्ट हो, हत्यारे हो, जाने क्या क्या हो। I'm not a rapist! I'm not a rapist! मैं श्रेया के शरीर के साथ सिर्फ खेलता था। मैंने कभी उसके साथ सेक्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर मैं वैसे करता तो मैं फंस जाता। अगर उसकी कंडीशन ठीक होती तो तू रेप करता, कर ही दिया था तूने। अगर हम लोग टाइम पर नहीं पहुंच जाते, डॉक्टर के पाक साफ प्रोफेशन पर कालिक पोत दिया तूने। अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाया है। कैसे करेगी कोई औरत किसी मेल गायनिक पे विश्वास? Shame on you, डॉक्टर, shame on you। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन पर आंखें बंद करके विश्वास किया जाता है, अपनों को उनके हवाले किया जाता है इस उम्मीद के साथ कि वो उनका सही इलाज करेंगे और उनकी सेहत और जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। डॉक्टर सिंह श्रेया की बीमारी में कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे थे
क्योंकि उनके जहन की गंदगी उनके प्रोफेशन पर हावी हो रही थी। श्रेया की शारीरिक बीमारियों के लिए तो दवाएं हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह जैसे लोगों का मानसिक मर्ज लाइलाज है। इस मर्ज में उन्हें किसी की जान लेने तक में कोई संकोच नहीं होता। ऐसे लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। उन्हें मरीज की जिंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं होता। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ कभी पैसों के नाम पर, कभी वासना के नाम पर, तो कभी अपना नाम बेचने के नाम पर। विस्तार से तहकीकात करने पर डॉक्टर सिंह के ऐसे कई और मामले सामने आए। श्रेया ने इलाज के नाम पर बहुत कुछ खोया। उसका मानसिक संतुलन सुधरने में न जाने कितना वक्त लगे। कीर्ति ने मौके की नजाकत समझी, पर शायद देर से। निखिल ने डॉक्टर सिंह पर आंख बंद करके विश्वास किया और बदले में उसे विश्वासघात मिला। बात बिल्कुल साफ है, हमें हर जगह सतर्क रहना होगा। रास्ता हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी जगह हो। एक सरल, समतल, साधारण सी जिंदगी का महत्व तब समझ में आता है जब एकाएक उसमें भूचाल आ जाता है। सर, सुधीर रोज 8-9 बजे रात तक घर लौट आते थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे हैं। एक साधारण पति पत्नी और एक बच्ची देखते ही देखते दुख के सैलाब में डूब जाते हैं। क्या हुआ? पूरी सोसाइटी ढूंढ मारी, लेकिन मेरी विनी नहीं मिली। यूं तो एक औसत मिडिल क्लास परिवार में बहुत कुछ ड्रामेटिक नहीं होता। आपको पूरा यकीन है कि वो सुधीर ही था? हाँ, बंदा आवाज सुन के इस कदर भागा, सामने गली में जाकर के नुक्कड़ पे मुड़ गई। लेकिन शांत सतह के नीचे क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। कहाँ गई है? सर जी, मने खबर न थी, पर कल तक तो यही थी। जब रिश्तों की परतें खुलती हैं तो सामने आते हैं कुछ ऐसे सच जिन्हें देखकर भी यकीन नहीं होता। गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले सुधीर और त्रिशा की ये कहानी भी कुछ ऐसी है। आप જે સબસ્ક્રાઇબરને કોલ કરી રહ્યા છો તે હમણાં સ્વિચ ઓફ છે। मम्मा पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, आपके पापा को ढूंढने आए हैं। हम मिल जाएंगे पापा? हाँ बेटा, मिल जाएंगे पापा। सर, सुधीर हर रोज की तरह कल सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये आपका बैग, टिफिन रख दिया है मैंने इसमें। ठीक है, बाय बेटा, पढ़ाई करना ठीक से। हाँ, चलो चलो, पापा को बाय करने। चलो 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 जल्दी, बाय बाय। बाय कर दो, फ्लाइंग किस कर दो जल्दी से। फ्लाइंग किस जल्दी से। बाय। सर, सुधीर रोज 8-9 बजे रात तक घर लौट आते थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने ऑफिस में उनके दोस्तों को भी फोन लगा कर पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले भी कभी ऐसे बिना बताए गायब हुए? जी नहीं। आपके पास कोई कॉल आया, मतलब फिरौती के लिए या फिर धमकी भरा? नहीं। एक 30 साल का घर गृहस्थी वाला इंसान अचानक गायब हो जाता है। अब या तो किसी से दुश्मनी थी और गायब करवा दिया गया, और या फिर अपनी मर्जी से कहीं चला गया। सर, अगर अपनी मर्जी से चला भी गया है तो कोई तो वजह होगी। अपनी मर्जी से गया है या गायब किया गया है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मामला संगीन है। एक काम करो, इसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग पे डालो, पता करो इसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। सर, कल सुबह सुधीर कितने बजे ऑफिस आया? सर, सुधीर टाइम के बड़े पाबंद थे। 9:30 बजे आ गए थे। और गया कब था? हमेशा की तरह 7 बजे। आपने देखा उन्हें जाते हुए? जी सर, मैंने उन्हें बाय भी बोला था। कुछ अलग या कुछ अनयूजुअल सा दिखा था कल या फिर पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, वो काम में तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। आदतन परेशान रहता था या कोई वजह थी? वो कह नहीं सकते, उसने कभी बताया नहीं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, अपने काम से काम रखते थे और सबसे बना के रखी थी।
ऑफिस से निकलने के बाद वो कैसे जाते थे? साहब वो पिछले कई दिनों से तो अपनी कार लेकर आते थे, लेकिन पिछले हफ्ते से वो ऑटो से आ रहे थे और जा रहे थे। साहब आजकल वो रोज ऑटो से आते जाते थे, कल आवाज दी तो सामने से निकल गया, रुका ही नहीं। किस तरफ गया? इधर से आई। वो इस तरफ क्यों आया होगा? उसका घर तो दूसरी तरफ है। सर हो सकता है कि वो यहाँ किसी का वेट कर रहा हो, या फिर किसी से मिलने आया हो। एक काम करो, आसपास जो भी सीसीटीवी या ट्रैफिक कैमरा फुटेज है चेक करो, शायद वो दिखे। सर। और हाँ, सुधीर का ईमेल अकाउंट और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट भी चेक करो। गायब होने वाले दिन उसने किस किस से बात की पता करो। चलो सर। सर सुधीर जिस दिन गायब हुआ उस दिन उसने फोन पर जिससे बात करी थी उन सबसे बात कर ली, उसके ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स सब चेक कर ली। और उस दिन उसका ऑफिस से निकलने के बाद किसी से मिलने का प्रोग्राम नहीं था। उसका मोबाइल फोन लोकेट हुआ? नहीं सर, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। ना कोई फिरौती का कॉल, ना किसी से दुश्मनी। लोकल हॉस्पिटल्स में पता किया कोई बॉडी या फिर कोई मिलती जुलती लाश? हाँ सर पता किया, लेकिन कोई खबर नहीं। ये सुधीर अपनी मर्जी से गायब हुआ है या फिर इसे ऑफिस वाले भी कह रहे थे कि काफी परेशान रहता था। अब इसके गायब होने की वजह जानने के लिए इसकी परेशानी का कारण जानना बहुत जरूरी है, और वो इसके घर से ही पता लगेगा। चलो विनी, बच्चे क्या है, इतने बिजी हो जाते हो खेलने में, हाँ, कि खाते भी नहीं हो? बेटा चलो जल्दी से खा लो। नहीं, पापा जब आएगा तब मैं खाऊंगी। बेटा पापा आ जाएंगे, आप खा लो ना प्लीज। पापा को फोन लगाओ ना। जी इंस्पेक्टर साहब। ऑफिस से पता चला है कि सुधीर काफी परेशान रहता था, कोई खास वजह? जी आदत थी, हर छोटी मोटी बात पे बहुत परेशान हो जाते थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ था, कुछ घटना वगैरह जिसकी वजह से टेंशन हुआ? नहीं सर, वो तो अपने ऑफिस की कोई भी बात घर पे नहीं शेयर करते थे। अच्छा, ये अपनी कार छोड़कर आजकल ऑटो से ऑफिस क्यों जा रहे थे? जी हमारी कार तो गैराज में है, सर्विसिंग के लिए। सर कार लेके तो नहीं भागा? उस गैराज का एड्रेस मिल सकता है? जी सर। सुनिए, दिखाओ। ये आदमी और इस नंबर की गाड़ी જોયું છે એમને? सर्विसिंग के लिए आई थी ये गाड़ी? हाँ साहब, आ गाड़ी आई थी, लेकिन सर्विसिंग के लिए नहीं, बेचने के लिए आई थी। पूरे 2 लाख रुपए लेके गया वो। भाव तोल करता तो शायद उसको ज्यादा मिलता, लेकिन वो बहुत जल्दी में था और सारे पैसे उसको कैश में चाहिए थे। ठीक है। सुधीर को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ सर, पैसे की बात तो उसकी बीवी ने भी नहीं बताई। कोई तो ऐसा होगा जिसे कुछ ऐसा मालूम है जिसकी अब तक किसी को खबर नहीं। पता लगा। राइट सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। सुधीर देसाई, जानते हैं इन्हें? हाँ, सुधीर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 10 साल से हमारे साथ यही बिल्डिंग में रह रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहे थे, कुछ आइडिया है क्यों? परेशान तो रहेगा ही ना सर। पिछले हफ्ते 307 पे जो सोलंकी रहती है ना, उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एक नंबर का चोर मानस है साहब। 3 महीना पहले 1 लाख रुपया लिया था, अभी तक नहीं दिया। हर टाइम कोई नया बहाना निकालता है। मेरा ही मिस्टेक हो गया, उसके पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आखिरी बार कब मिले थे उससे? अभी पिछले हफ्ते मिला था। जब भी मुझे देखता है नजर बचा के चला जाता है, फोन नहीं लेता है मेरा। सर आपको मिलेगा ना, मुझे बताना, केस करूंगा उसके ऊपर। सर सुधीर ने ऑफिस में से तो बहुत बार लोन लिया है, समझो ना, हमेशा कर्जे में ही रहता था। 1 मिनट, ये देखिए,
अभी गए हफ्ते ही उसने 2 लाख रुपया लिया है और 1 महीने पहले तो उसने 1.5 लाख रुपया लिया है। कभी कुछ चुकाया नहीं? नहीं सर, वैसे तो वो बहुत शरीफ और खुददार आदमी था। उसने अपनी सैलरी से आधे से ज्यादा पैसा चुकाने के लिए पहले ही बोल दिया था, लेकिन कुछ समय पहले उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसके पैसे काटे न जाए। सुपरवाइजर था ना वो? हाँ। तो हीरो के लेन देन में कोई गड़बड़? नहीं सर, वैसे तो वो बहुत शरीफ है, इसीलिए तो हम उस पर बहुत विश्वास करते थे। अच्छा, कभी उसने लोन लेने की वजह बताई? नहीं सर, कभी बताया नहीं। हाँ, पर एक बार उसको फोर्स किया था तो उसने बोला कि पर्सनल मैटर है। थैंक यू साहब। पहले एडवांस में पैसे देते थे सुधीर साहब, इधर महीने भर से सब उधार खाता। बहुत बकाया है उस परिवार पे। जब से सुधीर गए हैं तब से अपने पापा के आने का इंतजार कर रही है विनी। अपने पापा की गाड़ी की आवाज दूर से ही पहचान लेती है। पर गाड़ी तो बेच दी सुधीर ने। क्या? जी हाँ, आपके ऊपर वाले सोलंकी जी से 1 लाख, अपने ऑफिस से कई लाख, काफी सारा कर्जा लेकर रखा था उसने। कार बेच दी? कर्जा ले रखा था? आपको कभी कुछ बताया नहीं उसने? नहीं। आप लोगों की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? जी, सुधीर अपनी नौकरी से थक गए थे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। करीब 1 साल से वो इसी कोशिशों में लगे थे और ये भी बता रहे थे कि अपनी सैलरी से कुछ बड़ा हिस्सा वो अपनी उस बिजनेस के लिए रख रहे हैं। कुछ बड़ा करना था उन्हें। किस चीज का बिजनेस करना था? अकेले या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सारी बातें घर पर नहीं बताते थे। अच्छा, अपने सारे कागज पत्र मतलब डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हैं? जी, अंदर कमरे में। हम लोग देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। एक ही छत के नीचे एक ही घर का दाना पानी, एक ही बिस्तर, पर कितना जानते हैं एक पति पत्नी एक दूसरे को। इस तेज रफ्तार जीवन में हम अपनी जिंदगियों में इतने उलझे पड़े हैं कि कहां किसी के पास फुर्सत है जीवन की बारीकियों को समझने की, परखने की। कहां फुर्सत है उन चेतावनी भरे संकेतों को देखने की जो आने वाले खतरे की ओर निरंतर इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि आपका कोई अपना बहुत प्यारा इस वक्त कहां है, क्या कर रहा है, किस अवस्था में है? ये शक नहीं, सावधानी है। बिजनेस का तो कोई नामो निशान नहीं इन कागजों में। सर, सुधीर के अकाउंट में इस वक्त 3700 रुपए और ज्यादातर कैश विड्रॉल। और उधार उसने लाखों का लेकर रखा था। खर्च कहाँ किए इतने पैसे? हाँ सर, और वो घर पे भी पूरी सैलरी नहीं दे रहा था। ऑफिस से उधार, पड़ोसियों से उधार, दोस्तों से उधार। किया क्या इतने पैसों का? बिजनेस तो कहीं दिख नहीं रहा है। सर, बिजनेस वाली बात झूठी भी तो हो सकती है। हो सकता है उसकी बीवी झूठ बोल रही हो सकता है सुधीर पैसे किसी अय्याशी में या फिर किसी लड़की पर उड़ा रहा हो। सर, एक लड़की है हमारे स्टाफ में, श्वेता धोलकिया। उसकी और सुधीर की बहुत बनती थी। सर, हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। वो और मुझ पर पैसे लुटाए, उल्टा मुझसे पैसे लेके जाता था। क्यों? सर, बोलता था कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। ऑफिस वाले कह रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम और पत्नी कह रही है बिजनेस। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। या तो खुद किसी मामले में फंसा हुआ है या फिर सबको फांस रहा है। सर, 4 दिन हो गए इसे गायब हुए, अब तक कोई सुराग नहीं। कहीं सुसाइड या मर्डर केस तो नहीं? हेलो, सोसाइटी के गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ था, वो ठीक सुधीर की तरह लग रहा था। सुधीर, सुधीर! आपको पूरा यकीन है कि वो सुधीर ही था? सर जी, वो लाइट कम थी ना, इसलिए मैं देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसे आवाज दी। लेकिन बंदा आवाज सुन के इस कदर भागा, सामने गली में जाके नुक्कड़ पे मुड़ गया। ठीक है, थैंक यू। सुधीर नाम सुनकर भागा, मतलब सुधीर ही होगा। सर, अपनी मर्जी से भागा होगा, इतनी उधारी भी तो थी। लेकिन अगर अपनी मर्जी से भागा है तो वापस क्यों आया? सर, हो सकता है अपनी फैमिली को लेने आया हो। एक काम करो, तुम दोनों पीछे गली में चेक करो और तुम दोनों सोसाइटी की सीढ़ियां और कॉरिडोर चेक करो। चलो। विनी! क्या हुआ? सर, इनकी बेटी विन्नी मिल नहीं रही है। घर पर थी?
सर, नीचे बच्चों के साथ खेलने आई थी। 1 घंटे से पूरी सोसाइटी ढूंढ मारी, लेकिन मेरी विनी नहीं मिली। अभी 1 घंटा पहले आपसे कोई मिलने आया था? सुधीर? सुधीर? सुधीर को देखा है किसी ने यहाँ पर? देखा है? नहीं सर, सुधीर तो घर पे आया ही नहीं, और मेरी विनी भी नहीं मिल रही है मुझे। कहाँ चली गई मेरी बेटी? पहले पिता फिर बेटी, एक के बाद एक दोनों गायब हो गए। क्या किसी ने कुछ कर दिया था इन्हें, या फिर कुछ हो गया था इनके साथ? कहीं खुद पिता ने ही अपनी बेटी का अपहरण तो नहीं कर लिया था, लेकिन कोई पिता अपनी बेटी का अपहरण क्यों करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक साधारण से व्यक्ति सुधीर देसाई को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या वो इन पैसों के जरिए किसी की जिंदगी में मुसीबत लाने वाला है, या फिर वो खुद किसी मुसीबत का शिकार है? सर ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ पटेल, सुधीर पहले गायब होता है, फिर अपने घर के पास में दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। सर इस बार तो उसकी बेटी भी गायब है। एक काम करो, आसपास के सभी थानों को अलर्ट करो और सुधीर और उसकी बेटी का फोटो भी सर्कुलेट करो। राइट सर। कोई जानता है इन्हें? सर, ये तो शीतल जी हैं, डाइवोर्सी थी, अकेली ही रहती थी। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सर, मैं तो इधर से गुजर रहा था, देखा कि इनकी नौकरानी इनके घर की बेल बजा रही है, और वो काफी देर से बजा रही थी। मैंने सोचा कि अकेली रहती है, इसलिए मैंने सोसाइटी वालों को सबको बुलाया और दरवाजे तोड़ दिया। देखा तो ये हाल है। सर लगता है चोरी हुई है। काफी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सर, देखने पे ऐसा लगता है इनका सिर इस मेज से टकराया होगा और एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से इनकी मौत हो गई, और इनके शरीर पर काफी हाथापाई के निशान भी हैं। मौत का समय बता सकते हैं? सर, अप्रॉक्स समय तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट 19 से 20 घंटे हो गए होंगे शायद। मतलब उसी समय के आसपास जब विनी गायब हुई थी? हाँ सर, और उसी वक्त सुधीर बिल्डिंग में देखा गया था। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये मिसेस शीतल और सुधीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधीर ने मिसेस शीतल को मारा हो और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर फरार हो गया हो। वजह सर एक काम करो, घर का कोना कोना छान मारो। सोसाइटी में जो तीनों घटनाएं हुई हैं, इनमें कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढना होगा। और साथ में मिसेस शीतल का होम टेलीफोन और मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता लगाओ कहीं उनसे भी सुधीर ने कोई पैसे का लेन देन तो नहीं किया। राइट सर। सर सुधीर और मिसेस शीतल के बीच में बैंक अकाउंट के जरिए कोई लेन देन नहीं हुआ, पर सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। सर मिसेस शीतल कुछ नंबर के साथ लगातार संपर्क में थी। सर एक नंबर सोचने लायक है। सर त्रिशा और मिसेस शीतल के बीच में लगातार संपर्क था। दोनों लगातार घंटों बातें किया करती थी। पटेल, 27 मई की शाम को शीतल भट्ट का मर्डर हुआ। जिस समय त्रिशा अपने घर में थी जब विनी गायब हुई, तो त्रिशा का शीतल के मर्डर से कोई कनेक्शन लग नहीं रहा है। सर सुधीर भी उसी दिन सोसाइटी में देखा गया। हो ना हो उसका कुछ तो कनेक्शन है उसकी बेटी के गायब होने और शीतल मर्डर केस में। कुछ तो पकड़ा था सुधीर और त्रिशा के बीच में, जो त्रिशा हमें बता नहीं रही है या छुपा रही है। पटेल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं? एक काम करो, सुधीर देसाई का कोई और लॉकर या बैंक अकाउंट है कि नहीं ये पता करो। इतना कैश कहीं तो रखा होगा, क्योंकि घर में तो हमें कुछ मिला नहीं। अब आराम से बात करने का समय खत्म हो गया, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। पता करो। सर
सर सुधीर की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की हमने। एक सैलरी अकाउंट है और एक जॉइंट अकाउंट उसकी बीवी के साथ, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर सर एक अकाउंट और मिला है, पिछले 1 साल में उस अकाउंट में पैसे डाले गए। पैसे डालने वाला एक ही इंसान, मुंबई का विनीत। एड्रेस मिल गया सर। विनीत शाह। जी हाँ। विनी, मैं सुधीर का बचपन का दोस्त हूँ। क्या चल रहा था उसकी लाइफ? कुछ हफ्तों से वो बहुत परेशान था, बहुत कर्जा ले रखा था उसने। शुरू में तो उसने कुछ बताया नहीं सर, बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम है, पर एक दिन वो अचानक मुंबई आ गया सर। जिंदगी नर्क कर रखी है उस औरत ने। इतना लालच, पैसे की ऐसी भूख, तुम सोच भी नहीं सकते विनीत। बीवी है वो तुम्हारी, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक बोल रहा हूँ मैं। इतने लोगों से कर्जा ले रखा है मैंने, तुमसे भी तो लिया है, सब त्रिशा के लिए। अब वो बोल रही कि कुछ भी करो 9 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो क्या? नहीं तो खुद जान दे देगी और मेरी बेटी पिनी को भी झेल के मार देगी। क्या बोल रहे हो तुम? कहां से लाऊं पैसे? मैं गाड़ी बेच दी मैंने, 2 लाख मिले उसको दे दिया। अब नहीं होगा मुझसे, अब ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, थक गया हूं मैं, पागल हो जाऊंगा। कलकत्ता की जान दे दूं मैं अपने। संभालो अपने आप को। अगली सुबह सुधीर सूरत के लिए निकल गया और रात होते होते वो लौट भी आया, और इस बार वो अपनी बेटी विनी को भी साथ ले आया था सर। वो विनी को अगवा करके लाया था सर। विनीत लो, इसको भी साथ लेकर आया मैं, नहीं तो वो औरत इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब मेरे लिए बस यही जीने की वजह, इसको भी छोड़ नहीं सकता। मेरी बेटी ऐसे बेबी को माँ से अलग करना कानूनी फसाद हो सकता है, और इसके लिए तुम्हें किडनैपिंग का केस भी लग सकता है तुम्हारे ऊपर। जो होना होगा, ये मेरी बेटी है, इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नहीं सुधीर, ये गलत है, गैर कानूनी है, इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। और तुमने इस बच्चे के बारे में सोचा कि नहीं? हाँ, क्या होगा? तुम तो इधर उधर भागते रहोगे, लेकिन इस नन्ही सी जान का क्या? तो क्या करूं मैं? बैठो बैठो, पहले बैठो। देखो, कानून का सहारा लो। बीवी से नहीं बनती ना तो कोर्ट में लीगली डिवोर्स ले लो। बच्ची की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करो ना तुम। मेरी एडवाइस शायद सुधीर को सही लगी, और वो 28 को सूरत के लिए निकल गया और विनी को हमारे पास छोड़ गया सर। ना तो वो उस रोज लौटा, ना ही अगले दिन। हमने उसे फोन करने की भी ट्राई की, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था सर। हम लोग पुलिस को खबर करे सोच ही रहे थे, पर आप लोग। सुधीर की बीवी को 9 लाख रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई? कुछ बताया उसने? सर, हर बार की तरह उसने कोई एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताई, पर सर वो बता रहा था कि जीने मरने वाली सिचुएशन है सर। और अब सुधीर और त्रिशा दोनों गायब हैं। ये जीने मरने वाली सिचुएशन क्या थी सुधीर की? ये कहां चली गई? सुनिए, कहां गई है ये? सर जी, मैंने खबर न थी, पर कल तक तो यही थी ये। घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट निकलवाओ। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर, मिसेस शीतल भट्ट के घर की तलाशी में उनके घर के पास एक और मोबाइल मिला था सर। इसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर वो घंटों रेगुलर बातें करती थी, और सर किसी दिन तो इस नंबर पे 3-4 घंटे में 20-20 बार बातें करती थी। किसका नंबर है? पता लगा रहा हूँ। त्रिशा का कोई पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। सर 27 को पहली बार सुधीर मुंबई से सूरत आया और उसी दिन विनी गायब हुई। 28 को फिर से वो मुंबई से सूरत आया और उस दिन उसने कुछ देर के लिए अपना फ़ोन ऑन किया था। इसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन यही एरिया थी, लेकिन सर उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, अच्छे से पूरे घर की छानबीन करो, एक एक कोना तलाशो। सर।
कुछ मिला? नहीं। पटेल, ये फ्रिज का सारा सामान बाहर क्यों पड़ा हुआ है? जैसे आकाश में खूबसूरती से घूमता धूमकेतु एकाएक धरती का रुख कर धरती पर गिरकर कहर मचा देता है, वैसे ही इस केस की दिशा सुधीर की लाश मिलने के बाद एकाएक बदल गई। संदेह के घेरे में अब सुधीर नहीं बल्कि उसकी बीवी आ गई। लाश का मिलना, त्रिशा का गायब हो जाना इस केस को एक नई दिशा देने लगा। सर सुधीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुधीर की मौत 28 को हुई थी, चाकू के गोदने से। किचन नाइफ। सर ये चाकू, सर ये घर के बाहर पीछे कूड़ेदान में मिला। हत्या के बाद इसे साफ तो किया गया था, लेकिन फिर भी इस पे से खून के धब्बे गए नहीं। 25 को सुधीर गायब हुआ, जिसकी कंप्लेन त्रिशा लिखवाती है 26 को, और 27 की शाम को मिसेस शीतल की हत्या होती है यहाँ सूरत। 27 को ही सुधीर मुंबई से सूरत पहुंचता है और 27 की शाम को ही विनी गायब होती है। 28 को मिसेस शीतल की बॉडी मिलती है। 28 को सुधीर फिर मुंबई से सूरत आता है, जहां उसकी हत्या होती है और उसकी लाश उसके अपने ही घर के रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। और त्रिशा पिछले 10 दिनों से गायब है, पर मुजरिम कितना ही होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। ये कितने का है? ये 2 लाख का है मैम। अच्छा, और सेट्स दिखाएंगे? जी। ये वाला कितने का है? ये 1.5 लाख आएगा। और कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास जो लेटेस्ट डिजाइन्स हों? छोकरी ने पकड़ो। क्या लिया? ये बताओ, मैं बस बताओ क्या चुरा। देखो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सर, मिसेस शीतल जिस नंबर पर लगातार बात करती थी वो ट्रेस हो गया है। हाँ, जोड़ी 21 नंबर 50,000। हाँ चल। बोल साहब बता। बोल साहब, मैं मानता हूँ मेरा सट्टे का धंधा है साहब। वो बुढ़िया, वो शीतल मैडम, वो मेरी पुरानी क्लाइंट थी साहब। उसका तो पूरा खर्चा ही सट्टे से चलता था साहब, और कभी डीलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई साहब। मारा क्यों उसको? साहब वो 1 महीने पहले वो 9 लाख रुपए आ रही थी सट्टे में, और जब मैंने पैसे मांगे तो बोलती है कि वो किसी और की तरफ से सट्टा लगाया था साहब। ये बुढ़िया कब से तुझे फोन कर रहा हूँ और मेरा फोन नहीं उठा रही, और ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रही है। तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, जब मेरे पास आ जाएंगे पैसे मैं दे दूंगी। ये बुढ़िया अपनी बकवास बंद कर, या तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरा 9 लाख रुपए चाहिए। अरे तुम तो कमाल की बात कर रहे हो, वो पार्टी देगी तो ही तो दूंगी ना। अरे नहीं, मुझे मतलब उन लोगों से। तूने, तेरा किसके साथ क्या लेना देना है, मुझे कोई मतलब नहीं। हेलो। 3 हफ्ते तक उसका इंतजार किया, उसे फोन भी किया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और पैसा नहीं देना चाहती थी साहब। फिर एक दिन अचानक मैं उसके घर पर गया साहब। 3 हफ्ते से पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? उठा तो रही थी लेकिन लग नहीं रहा था, मैं क्या करूं? लगाया मेरे तरह, तूने लगाया था। देखो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, कहा ना मैंने। मुझे मेरे 9 लाख रुपए चाहिए। उंगली मत दिखा। क्या करेगी तू? मैं ना सब मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और तेरी बदनामी कर दूंगी यहाँ पर। अरे मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ साहब। मारी ज्वेलरी दुकान है અને આ છોકરી મારી દુકાને થી ઘરે ના છોડીને ભાગી। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों कोई गहने चुराऊंगी? साहब, ये आदमी कैसी बातें कर रहा है? मैं कोई गहने चुराने वाली दिखती हूँ? मैं देख रही थी, मैंने इनको लगता है कि मेरे बैग में रख लिया। अरे कैसी बातें? नाम क्या तुम्हारा? साहब वो मेरा नाम विद्या है। पटेल, जरा वो वांटेड लोगों वाली फाइल लेके आओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, वो मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं घर पर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। विद्या, त्रिशा देसाई नाम है तुम्हारा। सूरत से अलर्ट जारी हुआ है तुम्हारे नाम पे।
वांटेड लोगों की लिस्ट में नाम है तुम्हारा, अरेस्ट करो इसे। सुधीर देसाई, जानता है इसे? नहीं साहब। त्रिशा देसाई, सुना ये नाम? तिरसा? नहीं साहब, एक तो हम लोग का धंधा ऐसा साहब, रोज न जाने कितने नाम सुनते हैं साहब, कुछ याद ही नहीं रहता साहब। सर, त्रिशा मिल गई है। चालू रख। साहब अभी सब बताए। किधर थी आप मैडम? वो मैं शॉपिंग कर रही थी, नेकलेस खरीद रही थी, तो पता नहीं बेवजह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं इन लोगों ने। याद आया? हाँ बोल। शीतल मैडम 9 लाख रुपए हारी थी सट्टे में साहब। मैंने जब उससे पैसा मांगा तो उसने कहा कि मैंने ये त्रिशा की तरफ से लगाया ये सट्टा। तुझे पता है तेरे पैसे त्रिशा ने लगाए थे? अरे कौन सी त्रिशा, मैं किसी को जानता ही नहीं। मैंने तुझे पैसा दिया था और तुझसे पैसा लूंगा। सुधीर की कमाई से सिर्फ घर चलता था। मुझे शौक था अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना, और उनकी तनख्वाह से ये सब नहीं हो सकता था। फिर एक दिन मुझे मिसेस शीतल मिली किटी पार्टी में। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं। मैंने एक दिन सुधीर को बिना बताए पैसे लगा दिए। हाँ सुनो, मेरा है ना, तुम 3 लाख रुपए लगा दो। हाँ, जैसे ही पता चल जाए मुझे एकदम बताना, ठीक है? हाँ, लगना चाहिए। हाँ। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे डूबेंगे नहीं। आज तक नहीं डूबे मेरे पैसे। हाँ हेलो, क्या 6 लाख? क्या? पहले जीती, फिर हार गई। उसके बाद सुधीर से मैंने और पैसे मांगे। हाँ जितेन भाई, आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ ठीक है। सुधीर, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। 2 लाख? 2 लाख किस पर? मैं हर सवाल का जवाब देना तुम्हें जरूरी नहीं समझती, समझे तुम? मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। अरे पैसा 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 शू कर छे? इतने पैसे दे तुम्हें, करती क्या तुम? मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए तो मुझे चाहिए बस। ठीक है, देखता हूँ, परेशान मत कर तुम मुझे। पैसे लाए हो? पैसा? कौन सा पैसा? अरे मैंने सुबह कहा था ना कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। घर में आते जाते सिर्फ पैसा मांगती रहती हूँ। मैंने कब कहा था कि आज ही दूंगा तुम्हें पैसा? अरे इतनी बड़ी रकम इंतजाम करने में टाइम लगता है। बहाने मत बनाओ, मैंने कहा था मुझे मैं बहाना नहीं मार रहा हूँ, तुम कभी भी पैसा मांगती हो। मुझे खेलना था। मैंने किसी भी तरह रो धो के सुधीर को कर्जा लेने के लिए कहा और उन्होंने कर्जा लिया, बहुत लिया, बार बार लिया। और एक रोज मैं बहुत बड़ा अमाउंट सट्टे में हार गई, 9 लाख रुपए। इधर दूसरी तरफ मिसेस शीतल फोन कर करके मुझे धमकियां देने लगी, पैसों के तगादे मारने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सुधीर से भी और पैसों की मांग की। ये क्या, सिर्फ 1 लाख? मैंने 2 लाख मांगे थे ना। हाँ तो मेरे से जितना हो सका मैंने किया ना। जितना हो सका का क्या मतलब है? मैंने तुमसे 2 लाख मांगे थे, ये 1 लाख किस लिए लाए हो? 1 लाख रखो ना तुम। अरे 2 लाख क्या, तुम बार बार मांगती हो, तुम करती क्या पैसे की? तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं इस बारे में, ठीक है? मैंने तुमसे 2 लाख मांगे, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। मुझे जाना नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है। सुधीर ने मना कर दिया। मैंने एक दिन कहा कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी और विनी को भी मार दूंगी। सुधीर ने गाड़ी बेच दी। गाड़ी से सिर्फ 2 लाख रुपए निकले। एक दिन वो भाग गया और मेरी बेटी को भी लेके चला गया।
सर मैं पागल हो गई थी। विनी मेरी जान है सर। कैसे लेके जा सकता है वो मेरी बेटी को? कैसे बोल सकता है कि उसे डिवोर्स चाहिए? सुधीर, विनी कहाँ है? सुधीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, विनी कहाँ है? सुधीर, बोलते क्यों नहीं हो? विनी जहाँ पर भी है ठीक है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। बस अब मैं सहन नहीं कर सकता। सुधीर, सुधीर ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुधीर, मैं वादा करती हूँ सुधीर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी और मैं सट्टा भी नहीं खेलूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज, मैं तुम्हारे और विनी के बिना नहीं रह सकती। झूठी हो तुम जैसी औरत माफी के काबिल नहीं हो। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हारा पति, बच्चा, सब पैसा है। सुधीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सुधीर, समझे? नहीं कर सकते ऐसा तुम, समझे? कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मैंने मार दिया उसे, चाकू साफ किया और फेंक दिया। फिर सुधीर की लाश को फ्रिज में डाल दिया। करने क्या वाली थी उसे फ्रिज में रख के? उसको काट के टुकड़े करती और ठिकाने लगा देती। तो लगाया क्यों नहीं फिर उसे ठिकाने? वो उस रोज मिसेस शीतल की लाश मिली थी, हंगामा हो गया था। मुझे मालूम हो गया था कि ये सट्टे वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे मुझे। इसलिए मैं घबरा गई थी और घर बंद करके मैं भाग गई। ऐसे भी नहीं थे मेरे पास, इसलिए नेकलेस चोरी करने गई थी। संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये मिडिल क्लास मानसिकता का आदर्श है। उसकी पहचान उसकी खूबसूरती है। लेकिन यही संतोष जब लालच में तब्दील हो जाता है तो मिडिल क्लास परिवार, या यूं कहें कि किसी भी परिवार या व्यक्ति का ताना बाना टूट जाता है। परिवार और व्यक्ति दोनों बिखर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ त्रिशा के साथ, उसके परिवार के साथ। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको हासिल करने का तरीका जायज ना हो तो नतीजे नाजायज ही निकलते हैं। चाहत अच्छी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर पैसा कमाने की होड़ को लालच कहते हैं और आमतौर पर इसके नतीजे मासूम परिवारजनों को झेलने पड़ते हैं, जैसे कि अब विनी को झेलने पड़ेंगे। पिता की मृत्यु हो गई और मां को हत्या, सट्टेबाजी और चोरी के अपराध में उम्र कैद की सजा। जिंदगी सबक देती है, गलतियों को सुधारने का मौका देती है और ना सुधरने पर कड़ा सबक दंड के रूप में मुकर्रर करती है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में जारी है पिछले 2 हफ्तों से एक खास मुहिम, जिसमें पूरे हफ्ते हमारा फोकस भारत के एक राज्य पर रहता है और इस हफ्ते हमारा फोकस है दिल्ली पर, जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस को सशक्त बनाने के लिए हर मुनासिब कोशिश की जा रही है। हर गली, हर नुक्कड़ को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली वासी चैन की नींद सो सके। वहीं दूसरी तरफ उसी दिल्ली शहर में अपराध अपना पता खोज ही निकालता है। बीस जून 2016 की शाम को दिल्ली निवासी पुखराज को उसी के घर में बुरी तरह से तड़पा कर पीटा गया और फिर बर्बरता से उसका कत्ल कर दिया गया। कौन थे ये और क्यों इनके अंदर इतनी हैवानियत भरी हुई थी
कि जिसका खामियाजा पुखराज को अपनी जिंदगी गंवा कर चुकाना पड़ा। चौधरी, घर चेक करो। सर, लगता है मर्डर लूट के इरादे से किया गया है। लेकिन डेड बॉडी को देखकर लगता है इसे टॉर्चर किया गया है। चौधरी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, ये शबनम इसी ने कॉल किया था। साहब, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ। सुबह आई तो दरवाज़ा खुला था और पुखराज सेठ। पुखराज के अलावा और कौन कौन है घर में? मालिक की बीवी और उनका बेटा। लेकिन मैं सुबह आई तो दोनों ही यहाँ नहीं थे। नाम क्या है उनका? मालकिन का गौधुली और बेटे का विनय। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, माँ बेटे दोनों का नंबर बंद है। पुखराज का और कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी? साहब की एक बहन है और एक भाई। बहन शादीशुदा है, फरीदाबाद में रहती है। और भाई? कामराज नाम है उनका। पीतमपुरा में केबल की दुकान है, वो वहीं रहते। पुखराज की बहन और जीजा को कॉल करो, पुलिस स्टेशन बुलाओ, और कामराज को भी। सर। कल रात किसी को पुखराज के घर आते जाते देखा था आपने? नहीं सर। पुखराज की बीवी और उसका बेटा कहाँ हो सकते हैं? कल शाम तक तो सब घर पे ही थे। आपकी किसी से कोई बात हुई थी? गौधुली से बात हुई थी। वो हमारे कामवाली का नंबर मांग रही थी। उन्होंने अपनी कामवाली को निकाल दिया है ना। किसे? शबनम को? हाँ। क्यों निकाला था, कुछ बता? शबनम थोड़ी सी बदतमीज है। कल वो अपने पति को भी लेकर आई थी और पुखराज के साथ उनके कुछ तू में हो रही थी। सुनिए जी, आप ना शबनम का हिसाब कर दीजिए। वो आजकल बहुत ज़्यादा ही बोलने लगी है। जरा फोन लगाओ उसे, अभी सीधी करता हूँ उसकी ज़बान में। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। अब लाओ मेरी तनख्वाह। तनख्वाह तो बड़ी अक्कड़ से मांगती है, पर तूने जो वो मेरी इंपोर्टेड घड़ी तोड़ी है उसका हर्जाना भरेगा कौन? कहीं ऐसा ना हो साहब कि हर्जाना आपको भरना पड़ जाए। मुझे उंगली दिखाएगा तू? मुझे उंगली दिखाएगा? हाँ, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। साहब, पुलिस को मत बुलाइए। हम लोग गरीब लोग हैं साहब, आपको जो देना है वो दे दीजिए। अब आइए अक्कल ठिकाने। चल निकल इधर से, निकल। ले दिखता क्या, फुट। दोबारा यहाँ शक्ल मत दिखाना। शबनम और उसके पति को थाने में बुलाओ और बाकी मोहल्ले में पूछताछ जारी रखो। सर। तुझे पुखराज ने काम से निकाल दिया था, फिर क्यों आई थी आज? साहब, मैं तो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए आई थी। तनख्वाह लेने आई थी या हर्जाना चुकाने आई थी? क्यों बे, तुझमें बहुत चर्बी है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? क्यों? तूने पुखराज को कल धमकी नहीं दी थी? वो शबनम को तनख्वाह नहीं दे रहा था साहब। तो तू उसका मर्डर कर देगा? नहीं साहब, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है साहब। साहब, हम लोग गरीब हैं इसलिए आप हम पे शक कर रहे हो ना। एक तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है और अब आप। तूने जरूर कोई चोरी चकारी की होगी, इसीलिए उसने तेरी तनख्वाह रोकी। साहब, हम चोर नहीं हैं। मेरे से उसकी महंगी वाली घड़ी टूट गई थी, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ी थी। इतना अमीर आदमी था, लोगों को लाखों करोड़ों बांटता था। बस मेरे 5,000 देने में उसको भारी पड़ रहा था। तो तेरी नजर उसके पैसे पे थी? नहीं साहब। तो तुझे कैसे पता कि वो लोगों को लाखों करोड़ों बांटता था? बोल। मालिक मोटे पैसों का लेन देन करते थे। काम करते करते कानों में बात पड़ी थी। अरे क्या बात कर रहे तू? अरे 30 लाख क्या, तू 40 लाख मांगता ना तो भी दे देता मैं। हाँ,
चल अभी मस्का लगाना बंद कर अभी। हाँ कोई नहीं, शाम को ले जा। अरे शबनम, जरा चाय बनाना, फर्स्ट क्लास कड़क शक्कर कप। जी साहब। साहब मेरी तनख्वाह। अच्छा तनख्वाह देता हूँ अभी। साहब पूरी तनख्वाह दीजिए ना, बहुत जरूरत है। पूरी जी? हाँ देख मिनट, आज कौन सा वार है? बुधवार। अगले गुरुवार को लेके जाना, ठीक है? साहब लेके चाय बनाना शबनम, बहुत सर पकड़ के रखा है। जा बना, अदरक डालना भूलना मत। हाँ जा। शबनम ने पूरे 10 दिन इंतजार किए साहब। इस बीच इससे पुखराज सेठ की घड़ी टूट गई, तो वो बोला कि इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी साहब। साहब मैं क्या, दूध वाला, किराने वाला, वो सबके पैसे रोक के रखता था। एक नंबर का कंजूस आदमी था वो। हम क्या, उसकी बीवी और बेटा भी परेशान थे उसके। उसकी बीवी को वो मारता भी था। तुझ पे हाथ उठाएगा? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? हाँ साले, तुम्हें हाथ ना काबू में रखना, अच्छा नहीं होगा। क्यों मारता था वो अपनी बीवी को? मालकिन पे शक करता था। कैसा शक? उन्हें शक था कि शायद मालकिन का उनके भाई के साथ कोई चक्कर। कामराज से? हाँ साहब, पर उनका बेटा हमेशा माँ को बचा लेता था। मुझे तो लगता है वो माँ बेटे ने मिलके ही कुछ किया होगा, और आप खामखा हम दोनों पे शक कर रहे हो। शबनम का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। सर मैं कामराज की दुकान पे गया था, लेकिन उसकी दुकान पे ताला लगा है। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। मैंने उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दिया सर। और पुखराज का बेटा विनय? सर विनय लाला नेकचंद कॉलेज में पढ़ता है। मैंने उसके कुछ क्लासमेट से बात की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। सर पूछताछ में पता चला है कि पुखराज के पास एक कार थी जो 1 हफ्ते पहले उसके ऑफिस के बाहर से चोरी हो गई। चोरी हो गई? पुखराज का ऑफिस कहाँ है? सरस्वती विहार में। सर घर के साथ साथ ऑफिस में भी चोरी हुई। जितनी बेरहमी से पुखराज को मारा गया, उससे ऐसा लगता है कि ये काम पुखराज के किसी दुश्मन का है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि गायब उसके अपने हैं। चौधरी, मुझे पुखराज की कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, हर फाइनेंशियल डिटेल चाहिए। और ये पुखराज की बहन और जीजा कब आ रहा है? सर वो फरीदाबाद में रहते हैं, पहुंचने वाले होंगे। पुखराज से आखिरी बार कब मिले थे आप लोग? कई हफ्तों से कोई मुलाकात नहीं हुई, पर फोन पर अक्सर बात होती रहती थी। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? अब कल उसे मेरी कार चाहिए थी, इसलिए उसने फोन किया सी। की गल है साले साहब, सवरे सवरे नु कैसे याद आ गई? अरे जीजा जी, भगवान को सुबह सुबह क्या, हर वक्त याद करना चाहिए। और सही में आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो जीजा जी। मक्खन मत लगा, बोल किस लिए फ़ोन किया सी? अच्छी सी डील करने जा रहा हूँ, बड़ी बढ़िया डील है। तो अगर आपकी वो लक्की वाली गाड़ी मिल जाती तो डील पक्की हो जाएगी। फिर मैंने साडे ड्राइवर को कार लेके उसके घर भेज दिया, और शाम का उसका थैंक यू का मैसेज भी आया। हमने सुना है कि पुखराज को लगता था कि गोधुली और कामराज के बीच कुछ चल रहा था। ये सच है? नहीं जी, उसे गलतफहमी थी। तो फिर गोधुली और कामराज है कहाँ? और विनय, आपको क्या लगता है इन सब के गायब होने का पुखराज के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? सर
हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, मैंने पुखराज और उसके घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि कामराज और गोधली के बीच में अक्सर कॉल होते थे, लेकिन पुखराज की हत्या वाली रात 10 बजे गोधली के मोबाइल पे एक पीसीओ से कॉल आया था, और उस कॉल के ठीक आधे घंटे बाद गोधली वहां से पहले सरस्वती बिहार गई, जहां पुखराज का ऑफिस है। हाँ सर, और फिर 11:15 बजे वो रिठाला। सर, जब वो रिठाला में थी उस रात, चलिए देखिए, 11:15 से 12:15 के बीच में गोधली और पुखराज के बीच में एक लंबी कॉल हुई, और कामराज भी उस समय पुखराज के घर पे ही था, और उस कॉल के तुरंत बाद तीनों के फोन बंद हो गए। गोधली और पुखराज के बीच हुई 1 घंटे की कॉल का क्या चक्कर हो सकता है चौधरी? एक काम करो, गोधली का नंबर भी सर्विलेंस पे डालो। सर, कभी ना कभी तो ऑन होगा ही। और घटना के वक्त विनय की फोन लोकेशन क्या थी? सर, उस दिन विनय की फोन की लोकेशन रात 9 से 11 के बीच में गुड़गांव में थी, और रात 11 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। विनय, विनय उठ। विनय, ये ले तेरा फोन है, बात कर। सर, विनय गुड़गांव के एक फार्म हाउस में था अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने उसे वहां से बुलवा लिया है। सर, मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी सर। बैटरी तो तेरी भी गोली लगती है। ड्रग्स लेता है क्या? नहीं नहीं सर, सर बस बियर पी थी कल। बाप को मार के जश्न मना रहा था वहां? मार के? पापा को? सर क्या कह रहे हैं आप? बेटा तमाशा मत कर, तेरे बाप का मर्डर हुआ है और तू नहीं किया है। नहीं सर, मैं मेरे पापा को क्यों मारूंगा सर? अगर तूने अपने बाप को नहीं मारा तो तेरी माँ मार के भाग गई? नहीं सर, मम्मी ऐसी नहीं है सर। तो तेरी मम्मी है कहाँ? देखिए, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुना है तेरे पापा ने मेड, दूध वाले, किराने वाले सबके पैसे रोक के रखे थे? हाँ सर, पापा सबके पैसे रोक के रखते थे। तो फिर क्या लगता है, इनमें से कोई है जो तेरे पापा को मार सके? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं सर। और किस किस के पैसे रोक के रखे थे पुखराज ने? सर, पापा के पास तो मेरी कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। इन लोगों के पैसे कहाँ से देते? सर बस पापा बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन असली में कुछ नहीं था उनके पास। गले की चेन, घड़ी सब नकली पहनते थे, पर बताते असली थे। पापा, कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं, फीस भरनी है। अरे छोड़िए फीस वीस के चक्कर, इतना पढ़ के करना क्या है तुझे? क्लर्क बनना है क्या? अबे तो बिजनेसमैन का बेटा है, बिजनेसमैन का, समझा? चल आज से मेरे साथ काम पे लग जा। आपके पास पैसे नहीं है क्या पापा? अबे किस भूतने वाले के पास पैसा नहीं है बे? हाँ, मैं ना तेरी कॉलेज खरीद सकता हूँ। आप कॉलेज बाद में खरीदेगा पापा, अभी मुझे फीस के पैसे दीजिए, मुझे आगे पढ़ना है। पढ़ना है तुझे? सही में पढ़ना है? हाँ ठीक है, जहाँ मैं पढ़ा था ना वहाँ तुझे पढ़ा था। पता है कहाँ? लंदन, समझा? वहाँ भेजता हूँ तुझे। 10-15 दिन दे, तुझे फॉरेन भेजने का जुगाड़ करता हूँ मैं। देख फिर कैसे पढ़ाई होती है। सर, उनसे कुछ मांगो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगते थे, पर होता कुछ नहीं था सर। हो सकता है तेरे पापा की कोई मजबूरी रही हो, पर तूने उनका हाथ बटाने की बजाय उन्हीं पे हाथ उठा दिया। नहीं सर। झूठ मत बोल, शबनम ने सब कुछ बता दिया है। सर पापा मम्मी को मारते थे सर, इसलिए एक बार तेरी मम्मी ने जरूर कुछ किया होगा, इसलिए तेरे पापा ने मारा। मुंह उठा के बात कर। सर, पापा मम्मी पर शक करते थे। भाभी के चक्कर चलाता है? हाँ, मार डालूंगा साला तुझे। चाचा लगी तो नहीं? कब लगी है? ज्यादा नहीं, कितना खून बह रहा है। तेरे पापा ने कामराज को जान से मारने की कोशिश की? हाँ सर, पापा बहुत बुरे थे सर, लेकिन मम्मी और चाचा का कोई अफेयर नहीं था सर। अगर उन दोनों का कोई अफेयर नहीं था तो वो दोनों है कहाँ? सर, मैंने पुखराज के बैंक अकाउंट चेक किए, ये देखिए सर। पिछले 1 महीने से उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए पड़े हुए हैं। और सर, उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, वो बैंक की EMI नहीं दे पा रहा था 6 महीने से, इसलिए बैंक वाले उसकी कार उठा के ले गए। इसका मतलब ये हुआ कि पुखराज सिर्फ दिखावा करता था कि उसके पास बहुत पैसा है,
असल में उसकी हालत खस्ता ही थी। और चौधरी, मुझे शुरू से यही लग रहा है कि पुखराज की हत्या लूट के इरादे से नहीं, बल्कि उससे किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। और गोधुली और कामराज दोनों का एक साथ गायब होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने पुखराज के दिए हर घाव का बदला लिया और जो हाथ लगा वो लेके भाग गए। हम सब अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाते हैं, लेकिन पुखराज सिर्फ अपनी आर्थिक हालत को छुपा ही नहीं रहा था, बल्कि अपने झूठ से उसे उल्टा भी दर्शा रहा था। लेकिन वो क्या वजह थी जो पुखराज को ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी, ये जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था। और इस कत्ल के मकसद को समझने के लिए पुखराज को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब तक इस केस से जुड़ी हर बात का सच हैरत से भरा हुआ था। और ऐसी चौंकाने वाली पुखराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी। सर, ये पुखराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या का समय रात 12 बजे के आसपास और हत्या की वजह हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर? यस सर। सर, पुखराज को इतना टॉर्चर किया गया कि हार्ट फेलियर की वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया और तार का फंदा बाद में डाला गया। सर, पोस्टमार्टम के मुताबिक उसका गला तब कटा जब वो पूरी तरीके से मर चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दुश्मनी निकालने वालों ने एक निढाल लाश के गले में अपनी नफरत का फंदा डाला। और ये नफरत की कहानी कामराज, गोधुली और पुखराज इनकी कॉल डिटेल्स बता रही है। उस 1 घंटे की कॉल के दौरान एक तरफ कामराज पुखराज को तड़पा तड़पा के मार रहा था और दूसरी तरफ गोधुली फोन पर उसकी चीखें सुन रही थी। लेकिन ये कांड कामराज और गोधुली ने अकेले नहीं किया, इसमें कोई और भी शामिल है। गोधुली को उस रात जिस पीसीओ से फोन आया था वो जरूर कामराज के आदमियों ने किया होगा। चौधरी, पता लगाओ कामराज के किस किस से क्या क्या संबंध थे। गोधुली की आखिरी फोन लोकेशन, गोधुली और कामराज की फोटो पूरे शहर में सर्कुलेट करवाओ। नफरत परोसने वाले चूहे की बिल में नहीं, जेल में होने चाहिए। सर, पुलिस अपनी थ्योरी पर काम कर रही थी और उन्हें अब कामराज और गोधुली की तलाश थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन थ्योरीज के सारे समीकरण बदल दिए। हाँ चौधरी। चलिए देखिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, घर वालों को इन्फॉर्म करो और आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसकी है। सर। अरे सर, मैंने की कितना सी? अरे जवाब तो दो सर। क्या किया है इन्होंने? लेके जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? क्या किया है सर? सर, लेकिन मैंने किया क्या है सर? अरे सर, सर मैंने की कितना सी? जिस वैन में गोधुली की लाश मिली वो तेरी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सच सच बोल, पुखराज और गोधुली की हत्या तू नहीं करवाई है ना? नहीं सर, मेरी वैन तो चोरी हो गई थी, मैंने सवेरे ही पता चला। तो कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? सर, मैं कंप्लेन लिखवाने ही वाला था, लेकिन पहले पुखराज की हत्या की खबर, फिर गोधुली। तो सर, ऐसे में कहाँ ध्यान रहता है? ड्रामे मत कर, सच सच बोल। सर आप ही सोचिए, अगर मुझे गोधुली और पुखराज को मरवाना होता तो मैं मेरी वैन क्यों यूज करवाता? सर, मैंने कोई फंसा रहा है। फंसा रहा है? अब तू बोलेगा कि कामराज ने वो वैन चोरी की ताकि तू फंस जाए। सर, आप हम पे बेकार में शक कर रहे हैं। ये सब करके आखिर हमें क्या मिलेगा? भाइयों की जायदाद और फिर विनय का पत्ता काटना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नैतिक और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और फिर हम अपने भाई भाभी का खून क्यों करवाएंगे? वैसे भी पापा ने विल में सारी जायदाद मेरे नाम से कर दी थी। मतलब तुम हमेशा से किस्मत वाली रही हो या फिर शातिर? नहीं सर, पुखराज ने मेरे हस्बैंड से लाखों रुपए उधार लिए थे और उसकी लौटाने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उसी ने पापा पर दबाव डाल के विल में मेरा नाम लिखवाया था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। और कामराज, उसका इस जायदाद पे कोई हक नहीं था? कामराज इसी बात से तो चिढ़ता था मुझसे और पुखराज से। उसे लगता था कि मैंने उस पर दबाव डाला है, मैंने कहा है पुखराज को कि विल में मेरा नाम लिखवाओ। तो तुम ये कहना चाहती हो कि कामराज ने तुमसे और पुखराज से बदला लिया, पहले मर्डर करवाया और फिर तुम्हारे पति की वैन यूज करके उसे फंसवा दिया? मुझे लगता है ये पुखराज के पुराने कांड है
और उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। पुराने कांड मतलब? पुखराज पहले से बहुत बड़बोला था, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। मैंने उसे कितनी बारी समझाया कि पुखराज इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया कर, कोई जबान काट के ले जाएगा। अरे दीदी, जुबान छुरी से भी पैनी होती है, बस चलाने की कला आनी चाहिए। अच्छा, सामने वाला कट जाता है यूं। तो आज तू हमें काटने आया है? क्या बात कर रही है दीदी, क्षमा कीजिए। मक्खन मत लगा, बोल कितने चाहिए? जी वो जीजा जी 10 लाख। 10 लाख? बड़े मौके की जमीन देखिए मैंने जीजा जी, बहुत बढ़िया जमीन है, कसम से बोलता हूँ। वो बयाना पकड़ाना पार्टी को तो वरना चली जाएगी ना। पर बयाना तो दे देगा, और पूरी पेमेंट का क्या करेगा? उतने पैसे हैं तेरे पास? जब बयाना दूंगा तो लूंगा भी तो। 50 लाख की जमीन 55 लाख में बेच दूंगा, यूं 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 यूं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी अपने भाई के लिए किया उसे अपना समझ के किया। कोई भी बहन या जीजा इतना कभी नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नैतिक को छोड़ दीजिए। नैतिक की गाड़ी में से गोधुली की लाश मिली है सुनीता जी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता वो जेल में रहेगा। सर, मैंने नैतिक के ड्राइवर्स को भी रिमांड पे लिया। ना तो नैतिक कुछ बोल रहा है और ना ही उसके ड्राइवर्स। कामराज का कुछ पता चला? नहीं सर। क्या लगता है चौधरी, नैतिक की वैन वाकई में चोरी हुई होगी? सर, हो सकता है कि कामराज ने वो वैन चोरी करवा के मर्डर करवाया, क्योंकि ये तो साफ है कि पुखराज की हत्या वाली रात कामराज के फोन की लोकेशन पुखराज के घर की थी। अगर ये सारे कांड कामराज के किए हुए हैं तो उसका मकसद पुखराज और सुनीता से बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुखराज के पास पैसे तो थे नहीं और जायदाद पहले से ही सुनीता के नाम पे थी। सर, पता चला है कि पुखराज लॉटरी भी खेलता था और उसकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी थी। कहाँ से पता चला? पुखराज के घर के पास एक सैलून वाले ने बताया। इसी पैसे से पुखराज उसके साथ स्पा खोलने वाला था। अरे अब्दुल भाई, अपने पास ना पैसों की कमी है ना बिजनेस के आइडियाज की। हाँ, पर अब सारे रन में अकेले तो नहीं कर सकता ना, आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे अब्दुल भाई, तो उस लॉटरी से मिलने वाले 10 करोड़ से हम पूरे दिल्ली भर में स्पा खोल सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इस बात में कोई सच्चाई होगी। पुखराज ने जरूर सैलून वाले के पैसे देने होंगे, इसलिए बड़ी बड़ी छोड़ रहा होगा। सर, ये बात सच है कि पुखराज लॉटरी खेलता था। मैंने सैलून वाले के अलावा और कई लोगों से ये बात कंफर्म की है। सभी का कहना है कि पुखराज की लॉटरी लगी थी। सर, अगर ये लॉटरी वाली बात वाकई में सच है तो हो सकता है कि कामराज ने इन लॉटरी के पैसों के लिए पुखराज का मर्डर किया हो। बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ी बड़ी बातें, और उन सब को साबित करने के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोलने में भी पुखराज एक बार भी नहीं कतराया। पर क्या इस झूठ के बीच में कहीं कोई एक सच भी छुपा था? क्या वाकई में उसकी लॉटरी लगी थी और कहीं से अचानक आए ये पैसे ही कहीं उसकी मौत का कारण तो नहीं बन गए थे? इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पुखराज का किरदार इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी रुकावट था, और जो खुलासे इस केस में हो रहे थे वो भी इस केस को कम नहीं उलझा रहे थे। सर, गोधली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गोधली को तो पुखराज से भी ज्यादा टॉर्चर किया गया है सर। हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ है, और हैरानी की बात यह है सर कि गोधली की हत्या का समय पुखराज की हत्या के समय से भी मैच होता है। इसका मतलब 1 घंटे लंबी कॉल जो गोधली और पुखराज के बीच हुई, उसमें पति पत्नी एक दूसरे की चीखें सुन रहे थे। जिस तरीके से पुखराज के साथ टॉर्चर किया गया और गोधली के साथ रेप हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वाकई में इसमें पुखराज की फैमिली का हाथ हो सकता है? सर, पुखराज कामराज पे ऐसी तो शक नहीं करता होगा। हो सकता है कि कामराज की अपनी भाभी पर बुरी नजर हो, तभी तो पुखराज ने कामराज को जान से मारने की कोशिश की। सर, कामराज सिर्फ पुखराज से ही नहीं बल्कि गोधली से भी बदला लेना चाहता था, और ये हो सकता है कि ये टॉर्चर लॉटरी के उस 10 करोड़ रुपए का पता लगाने के लिए किया गया हो, जो पुखराज ने कहीं पे छुपा के रखे होंगे। लेकिन जिस पैमाने पर यह कांड हुआ है उसमें सिर्फ फैमिली एंगल को ही ढूंढना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि पुखराज के बारे में अभी तक जो कुछ भी सामने आया है उससे ये बात साफ है कि उसके और भी कई दुश्मन होंगे जिनसे हमारा अभी तक सामना ही नहीं हुआ। इस पुखराज से जुड़े हर एंगल को हमें अच्छे से खंगालना होगा। पुखराज के कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने उसके बिजनेस के पुराने साथियों और प्रतिद्वंदियों से पूछताछ की। शायद पुखराज धंधा नहीं दादागिरी करता था। हम पार्टी के पास 2% कमीशन लेते हैं, लेकिन वो 3% कमीशन लेता था। फिर भी लोग उसी के पास जाते थे, हमारे पास नहीं आते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी को धमकी दिलवाता था। मैं तो उसे दूर से ही राम राम करता था जी। पुखराज के साथ में धंधा करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मतलब? सर, मैं फ्रीलांस एजेंट का काम करता था। पुखराज के लिए पार्टी लाके देता था।
लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जब तक इस तालाब में वामन सेठ, पुखराज धूमल और राजवीर जैसी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ मेरे जैसे एजेंट की दाल नहीं गलने वाली। इसलिए 2 महीने पहले ही मैंने ये फील्ड चेंज कर दिया। तो आजकल क्या कर रहा हो? एक जगह पे इंटरव्यू दिया है, शायद जॉब लग जाए। हमने सुना है ये पुखराज दूसरे डीलर्स के क्लाइंट्स काटता था, उन्हें धमकियाँ दिलवाता था। हाँ, पुखराज हमेशा कहता था जब तक शेर घुर रहा है ना कुत्ते डरते नहीं साले। तो देख उस वामन की कैसे हवा टाइट करता हूँ। हाँ सुन बे, तू जरा उस वामन को पिन चुका। हाँ, फिर उस राघव के जरिए मैं उसे हड्डी दिखाता हूँ। हड्डी की लालच में लाल टपकाता हुआ खुद ब खुद फंस जाएगा जाल में। चल रखता हूँ। यार पुखराज भाई, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? वो वामन सेठ बड़ा डेंजर आदमी है। यार तू कुत्ते से डरता है बे? हाँ, अबे तेरे सर पे शेर का हाथ है, समझ ले। मुझे लगा कि कहीं इस पुखराज के चक्कर में मैं किसी चक्कर में ना फंस जाऊं, इसलिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। ये पुखराज धमकियाँ दिलवाता किससे था? मैंने कभी उसे देखा नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो उसका मर्डर करवा सके? पुखराज से तो सारे चिढ़ते थे, लेकिन वो कौन हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। पुखराज के कॉल रिकॉर्ड्स और धमकियां मिलने वाले क्लाइंट्स और डीलर्स के कॉल रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई करो और पता लगाने की कोशिश करो वो था कौन जो पुखराज के कहने पे धमकियां देता था। ये वामन सेठ कौन है? जय माता दी प्रॉपर्टीज का मालिक। सब पता चला है कि हत्या वाले दिन पुखराज अपने जीजा की कार लेकर जिस डील के लिए गया था उस डील में वामन सेठ का भी लेना देना था। चलो इस वामन सेठ से मिलते हैं। पुखराज मुझसे डील करने नहीं, मुझे बेवकूफ बना रहा था, लेकिन मैं उसके झांसे में आया नहीं। क्या झांसा दे रहा था वो? नरेला में किसी एनआरआई की कोई जमीन है, नकली पेपर्स दिखा के बोल रहा था एनआरआई पार्टी उसकी है। उसे लगा मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। तो तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। पुखराज जैसे जालसाज से बचने के लिए चौकन्ना रहना जरूरी है। पुखराज से तो खैर सारे ही चौकन्ने रहते थे, लेकिन यही बात समझ में नहीं आ रही कि दुश्मनी निकाली किसने? वो मैं नहीं हूं, तो वो जो कोई भी है उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। इस केस में कई ऐसे छलावे थे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बार बार बदल रहे थे। पुलिस एक तरफ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो शख्स कौन था जो पुखराज के कहने पर दूसरे डीलर्स को धमकियां दे रहा था, और दूसरी तरफ कामराज की तलाश भी जारी थी। सर, मैंने पुखराज की पूरी हिस्ट्री चेक किया। पता चला कि 7 साल पहले वो डीडीए में एम्प्लॉय था। घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। सर, डीडीए में रहते हुए वो सारे 2 नंबर के काम वामन सेठ के लिए करता था। मैंने पता किया कि वामन सेठ और पुखराज के बीच में एक अनऑफिशियल पार्टनरशिप भी थी। सस्पेंड होने के बाद उसका वामन से बहुत झगड़ा हो गया और तभी वामन ने उसके ऊपर एक केस कर दिया। कैसा केस? ये देखिए सर। 7 अगस्त 2008 को पुखराज नशे की हालत में गैर कानूनी हथियार लेकर वामन के ऑफिस गया और उसे ब्लैकमेल किया। क्यों आए यहाँ पर? अबे अपना हिस्सा लेना है और क्या। जब तक तू डीडीए में था ना, मुझे तेरी जरूरत थी। अब तू मेरे कोई काम का नहीं। चल निकल यहां से। तू ऐसा नहीं मानेगा। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूं। ये क्या क्या तूने? पागल हो गया तू? ये क्या क्या तूने? पुखराज मेरा पार्टनर नहीं था, वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया था। उसे उसके किए की सजा मिल गई। 7 साल पहले की सजा? या समझता हूं 7 साल पुरानी दुश्मनी को इस मर्डर से जोड़कर
आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं? लेकिन 7 साल पुरानी दुश्मनी की जड़ें अभी तक मौजूद थी, और तुम्हारे बीच जो चूहे बिल्ली की रेस चल रही थी उसकी खबर है हमें। हम जब पिछली बार मिले थे तुमने उस केस के बारे में नहीं बताया। उस वक्त आपने जो भी सवाल पूछे थे मैं उसके जवाब दे दिए। तो अब भी जो पूछ रहा हूँ वो बता दो, पुखराज के मर्डर में तुम्हारा ही हाथ है ना? हवा में तीर छोड़ने को कोई फायदा नहीं है, कोई ठोस सबूत हो तो बोलिए। सर ये वामन तो बड़े तेवर दिखा रहा है। हो सकता है पुखराज को मारने के लिए इसने कामराज को मोहरा बनाया हो सकता है हत्या वाली रात कामराज के साथ इसी के चट्टे बट्टे हों। और मुझे ऐसा लगता है चौधरी, जैसा कि विजय, राजवीर और राघव ने बताया, पुखराज जिस आदमी से धमकी दिलवाता था वो आदमी भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन सर उसका कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये धमकियां अलग अलग नंबर से दी जाती थी। कॉल रिकॉर्ड्स में कुल 25 नंबर हैं जो इन धमकियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नंबर या तो चोरी के हैं या फेक आइडेंटिटी देकर खरीदे हुए सिम। उन सभी नंबर्स को दोबारा क्रॉस वेरीफाई करो, उनमें कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। सर थोड़ी देर पहले कामराज ने विनय के मोबाइल पे एक पीसीओ से फोन किया था। जिस एरिया में ये पीसीओ है तुम लोग अभी वहां जाओ तुरंत। कामराज को पकड़ने का ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर इस आदमी को देखा है? सर ये रूम नंबर 1 में। चल बात क्यों सर? चल। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आप लोग कहाँ ले जा रहे हो सर? सर मैं कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं। बेकसूर होता तो भागता नहीं। सर अगर नहीं भागता तब भी आप मुझे कसूरवार ही समझते। आपको लगता कि पुखराज ने मुझे मारने की कोशिश की है इसलिए मैंने उसे मार दिया? तूने सिर्फ पुखराज को नहीं अपनी भाभी गोधुली को भी मरवाया। मैंने किसी को नहीं मरवाया सर। तेरी बहन तो ये सोच रही है कि तू उन्हें फंसा के भाग गया। तू उन दोनों से नफरत करता था क्योंकि तुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला। सर मैं मानता हूँ कि पुखराज ने हमेशा मेरे साथ गलत किया सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मरवाया सर, नहीं मारा सर। तेरा पुखराज की बीवी के साथ क्या चक्कर था? सर पुखराज जानबूझकर मुझ पे आरोप लगाता था और वो चाहता था कि मैं उस घर पे ना हूँ जिस घर पे मेरा भी हिस्सा है। तो फिर हत्या के समय तो पुखराज के घर पे क्या कर रहा था? मैं वहाँ नहीं था सर। कॉल डिटेल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि हत्या के समय तो वहीं था। क्या कर रहा था वहाँ? नहीं सर मैं वहाँ नहीं था, मेरा फोन वहाँ था सर। जब पुखराज मुझे मारने की कोशिश करी उसके बाद मैंने गोधली को फोन किया उस रात, तो गोधली ने बताया कि मेरा फोन वहाँ रह गया है। अगर मैं उस रात वहाँ वापस जाता तो पुखराज फिर बात का बतंगड़ बना देता, इसलिए मैं अगली सुबह गया। और जब मैं गया तो उसकी लाश देखी और मैं वहाँ से भाग गया। सर जिन नंबर से पुखराज के नाम से धमकियां दी जाती थी उनमें से एक नंबर किसी गोविंद के नाम पे रजिस्टर्ड है। जब मैंने इससे पहले पूछताछ की तो बोला कि मेरा मोबाइल खो गया है, और अभी जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि ये 2-3 बार जेल जा चुका है। ये देखिए सर उसका फोटो। बुलाओ इसको। बोल किस किस को धमकी देता था? सर मैं किसी को धमकी नहीं देता था सर। सर मेरे फोन का तो मिसयूज किया गया सर। जब तक ये सच ना बोले धुलाई करो इसकी। सर प्लीज बोल। नहीं सर मैंने चेक किया तो पता चला कि जब पुखराज को 2 साल की कैद हुई थी तब गोविंद तिहाड़ जेल में ही था। मतलब पुखराज और उसकी पहचान जेल में ही हुई होगी। लेकिन सर गोविंद के अलावा पुखराज के साथ जेल में एक और आदमी था जो जेल से निकलने के बाद पुखराज के साथ काम कर रहा था। कौन? सर मुझे नहीं पता कि गोविंद पुखराज के लिए धमकी देता था या नहीं। मैं तो ईमानदारी से। धमकियां गोविंद नहीं तू देता था। गोविंद के साथ मिलकर तूने जो कांड किया है वो हमने गोविंद से उगलवा लिया है। अब तू साफ साफ बोलेगा या अपने तरीके से उगलवाएं? सर मैं वो सर मेरी और पुखराज की मुलाकात पहले जेल में ही हुई थी। भाई आपने बताया नहीं, आप बाहर करते क्या थे? मैं बाहर ना लोगों के सी काटता था। भाई मेरा सी मत काट देना। अरे क्या बात कर रहा है यार, तू तो भाई है मेरा। बैठ। करोड़ों की जायदाद है मेरे पास। अब 25-30 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। भाई तू क्यों ऊपर आजा 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 बैठ। कुबेर बाबा का आशीर्वाद है। जेल से निकल कर मिलना मुझे, तेरा भी बेड़ा पार कर दूंगा। पिछले साल मैं जेल से रिहा हुआ तो पुखराज से मिला और अपने लिए काम मांगा। अरे टेंशन ना ले भाई,
क्यों पाल रहा है? पुखराज ना यारों का यार है। मैं पुखराज के कहने पर लोगों को धमकाया करता था। अक्सर सिंह बदल बदल कर मैं लोगों को धमकाता था। उसके साथ काम करते मैंने अपने ज़िंदगी के 8 महीने बर्बाद कर दिए, पर एक दहला भी नहीं कमाया था। इसलिए 2 महीने पहले मैंने उसका साथ छोड़ दिया। फिर कुछ दिन पहले हमारी फिर से मुलाकात हुई। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या हाल है महाराज? रन छोड़ू? मैं रन छोड़ू? अरे आप डबल रन छोड़ू। कितना छोड़ते थे? ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, क्या खाक किया है? ये प्रॉपर्टी का बिजनेस ना थोड़ा पेशेंस का होता है, वरना आम का गुद्दा कोई और गुटलियां कुत्ते खा जाते हैं। याद है जो वामन साहब की पार्टी सेट की थी तूने? याद है कितने कमाए उससे मैंने? 25 लाख। कितना? 25 लाख। 25 लाख की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लगा कि पुखराज से पैसा वसूल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फिर मैंने अपने पुराने ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मुझे पता था कि पुखराज के सर पर उसका जीजा का बहुत सारा कर्जा है और पुखराज उसे एक पैसा भी नहीं लौटा रहा था। इसलिए फिर मैंने उससे फंसाने के लिए उसकी वैन चुराई और पुखराज के घर पहुंचा। बहुत ढूंढने पर भी उसके घर में मुझे सिर्फ 8,000 रुपये मिले और थोड़ा बहुत सोना, और कुछ नहीं था वहाँ पर। पैसा दुकान पर भी नहीं मिला। फिर गोविंद गोधूली को लेकर जंगल की तरफ गया। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, लेकिन वहीं हमारी मानसिकता ये होती है कि छोटे छोटे झूठ बोलने से तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कब कौन सा झूठ हमें या हमारे सामने वाले को अपराधी बना दे और मौत का सबब बन जाए, ये पता ही नहीं चलता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम जो हैं जैसे हैं उसी सच को अपनाएं, ताकि किसी और पुखराज को एक झूठी जिंदगी जीने का खामियाजा अपनी जान देकर ना चुकाना पड़े। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।